हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि वर्मा आपके समक्ष लेकर आया हूं करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 का। और इसमें प्रैक्टिस सेट दिया गया है टोटल 15 और इसको हमने बारी बारी से वीडियो के माध्यम से डिस्कशन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यह सेट नंबर प्रैक्टिस सेट है कौन सा, तो ये 10वां है। इसके पहले हमने 1 से 9 तक प्रैक्टिस सेट डिस्कशन कर चुके हैं, उसे आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। साथ ही में हाल अभी प्रकाशित होने जा रहा है बिहार करंट अफेयर्स, इसको जल्द ही मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो यदि आपने बुक को परचेज किया है तो इसे आप खरीद कर इसे पढ़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है। ये पूछा गया है कि नहीं किसे किया गया है। हु हैज़ बीन अवार्डेड द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2023। यहाँ पे हु हैज़ नॉट बीन है। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देख सकते हैं कि समीर चौधरी को छोड़ करके रामभद्राचार्य और गुलजार को क्या दिया गया है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है 2023 में। और ये कौन सा नंबर का है, तो ये 58वां नंबर का है। ठीक है, और इसके पहले जानते हैं कि 57वां किसको दिया गया है, 57th दिया गया किसको, तो दिया गया था दामोदर मौजो को। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और ये कौन थे, तो कोंकणी कवि थे। ठीक है, कौन, ये दामोदर मौजो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसमें नहीं किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि समीर चौधरी को नहीं दिया गया है, बाकी रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं ये हैं गुलजार साहब और ये कौन है, रामभद्राचार्य है। और देख सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार एक वार्षिक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। और यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है, जिसे 1961 में, कब 1961 याद रखना है आपको डेट, 1961 में स्थापित किया गया। और यह केवल उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में भी लिखते हैं। और यह पुरस्कार ध्यान रखना है, यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। आपको ये शब्द याद रखना है। यहाँ पे जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में टोटल कितने भाषा संविधान में मूलतः दिए गए थे, 14। बाद में इसको संशोधन के द्वारा 8 भाषाओं को और भी जोड़ा गया और वर्तमान में अभी क्या है, तो 22 भाषा है। और जानते हैं कि अंग्रेजी को इसमें शामिल नहीं किया गया है, अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है ये 14 क्या, तो 14 + 8 यानी कि टोटल 22 भाषा प्लस अंग्रेजी दोनों में दिया जाता है, इसको ध्यान रखना है। 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य और उर्दू कवि और गीतकार गुलजार साहब को दिया गया है। ठीक है, और रामभद्राचार्य के बारे में जानते हैं कि चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख है और एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता और शिक्षक और 100 से अधिक किताबों के लेखक भी हैं। और उन्हें 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। गुलजार का पूरा नाम क्या है, तो संपूर्ण सिंह कालरा नाम है, संपूर्ण सिंह कालरा। और वे हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और इस युग के बेहतरीन उर्दू कवियों में से भी एक माने जाते हैं। उन्हें 2002 में उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया, कब, 2013 में। ठीक है, और 2013 में, सॉरी यहाँ पे कह रहा है 2002 में उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। इनका नाम आप कमेंट में करके बता सकते हैं। ठीक है, 2004 में पद्म भूषण और कम से कम 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इन्हें प्राप्त किए जा चुके हैं। ठीक है, इन्हें मिले हैं क्या, तो इसको ध्यान रखना है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन आगे पीछे करके स्टेटमेंट वाइज बना के पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, COP 28 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 के संदर्भ में बताना है कौन सा इसमें कथन सही दिया गया है। COP 28 का सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, जिसमें 197 देशों की प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कहाँ पे हुआ और ये, ठीक है, इसमें टोटल कितने देशों ने भाग लिया, तो टोटल 197 देश ने भाग लिया। और कहाँ पे हुआ, ये दुबई में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखना, ये स्टेटमेंट सही है। और इस सम्मेलन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2050 तक 3 गुना करने के लक्ष्य की घोषणा किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सा इसमें कथन सही है, तो इसका देख सकते हैं इसमें दोनों कथन क्या है, सही दिया गया है कि सम्मेलन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2050 तक 3 गुना है जो अधिक करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि COP 28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात UAE के दुबई में आयोजित किया गया। ठीक है, और यह संयुक्त राष्ट्र की 28वीं वार्षिक जलवायु बैठक थी। ठीक है, इसके पहले आपको पता है कि COP सबसे पहला बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1 कहाँ होता है, तो ये ध्यान रखना है, बर्लिन में होता है। क्या, बर्लिन में, जो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन में। ठीक है, और बात करते हैं COP अभी हाल ही में जो हुआ COP 26 कहाँ, तो ग्लासगो।
कहाँ, यूके, ग्लासगो यूके में हुआ। ठीक है, COP 27 कहाँ, तो ये इजिप्ट के शर्म शेख शहर में हुआ। कहाँ, इजिप्ट में, याद रखना है, इजिप्ट में यानी मिस्र में हुआ। और बात करते हैं कहाँ की, तो और बात करते हैं COP 28 की। तो COP 28 देख रहे हैं यहाँ, और COP 29 की बात करते हैं तो ये कहाँ होगा, तो ये बाकू में किया जाएगा। कहाँ, बाकू, बाकू जो कहाँ की राजधानी है, अजरबैजान की है, अजरबैजान की राजधानी है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इस सम्मेलन में यह तय किया गया कि देख सकते हैं कि इसमें कितने भाग लिए, 197 देश के प्रतिनिधि ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भाग लिए थे। ठीक है, और इस सम्मेलन में तय किया गया कि जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाएगा, यानी कि वैसे फॉसिल फ्यूल्स जो क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सके, ऐसा प्रयत्न किया गया। इस सम्मेलन में विकसित देशों को लॉस एंड डैमेज फंड के परिचालन के भी लिए राजी किया गया, और इसमें पेरिस समझौते के क्रियान्वयन का पहला वैश्विक स्टॉक टेक आयोजित भी किया गया। और भी जानते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सुल्तान अहमद अल जावेर थे। वे यूएई के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री और जलवायु परिवर्तन के लिए विशेष दूत भी हैं। अगला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 29 कहाँ होगा, 2024 में। ये अजरबैजान की राजधानी कहाँ, बाकू में किया जाएगा। इसको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है कि भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधिकारिक घोषणा 30 नवंबर 2015 को ये पेरिस समझौता में किया था, पेरिस समझौता में किया था, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य 2050 तक 1000 गीगावाट सौर क्षमता तैनात करना है। देखिए, जहां जहां आपको डाटा आएगा, जहां फैक्ट आएगा, उसमें आपको एक्सचेंज करके कुछ दे सकता है। तो यहाँ पे 2050 नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2030 हो जाएगा। 2030 तक 1000 गीगावाट सौर क्षमता तैनात करना है। जानते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो स्थापना होती है भारत और फ्रांस के सहयोग से की जाती है, जब पेरिस का समझौता होता है, और उसमें निर्णय लिया जाता है कि जो सोलर एनर्जी से जितने ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी उससे निकाला जाए, और जो फॉसिल्स एनर्जी है, यानी कि जो जैव ईंधन से उत्पन्न एनर्जी है, ठीक है, उसको है जो रोकथाम करना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को प्रमोट करना है, यानी कि वैसे एनर्जी जो रिन्यूएबल हो, नवीकरणीय ऊर्जा हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। और उसमें मुख्य रूप से क्या, तो सनलाइट को यानी सोलर एनर्जी को प्रमोट करना है, जिसके लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जो बनाया जाता है भारत और फ्रांस के सहयोग से। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, नोएडा में नहीं है, कहाँ, ये गुरुग्राम में है। कहाँ, गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ, गुरुग्राम हरियाणा में है, इसको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि डॉक्टर अजय सूद नहीं है। अजय सूद क्या है, तो ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं। ठीक है, जबकि इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है, डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ये है अजय माथुर हैं। कौन, अजय माथुर। ठीक है, इसको याद रखना है। माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश है। जानते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे देश शामिल हो गए हैं, जैसे कि जर्मनी के बाद ऐसा ओपन इसको कर दिया गया कि यूनाइटेड नेशन के कोई भी मेंबर इसमें शामिल किया जा सकता है। इसमें अभी में क्या है कि वर्तमान में 120 से अधिक कंट्री इसमें शामिल हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला कौन सा देश है, 119वां नंबर का देश है। ठीक है, यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, और दूसरा और तीसरा क्या है, गलत है, जबकि चौथा सही है। पूछा है कौन सा सही है, तो केवल 1 और 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यह क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और इसका मकसद दुनिया भर में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाना है। इसकी स्थापना होती है कब, 30 नवंबर 2015 को पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई थी। और इसका मुख्यालय जानते हैं कहाँ है, हरियाणा के गुरुग्राम में है। और इसका मकसद सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव लाना और जीवाश्म ईंधन की जगह सौर ऊर्जा का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना। इसका मकसद सौर ऊर्जा उत्पादन की लागत भी कम करना है, और इससे जुड़ी तकनीक, वित्त और क्षमता से जुड़ी समस्याओं को सामूहिक रूप से सुलझाया जाता है। इसमें शामिल होने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसमें देश योग्य हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके कई परियोजना भी शुरू किया गया है, जैसे कि मलावी के संसदीय भवन का सौरीकरण, फिजी में सौर ऊर्जा से चलने वाले स्वास्थ्य सेवा केंद्र, और किरीबाती में सौर पीवी रूफटॉप सिद्धांत में इसमें सिस्टम भी अपनाया गया है। इसमें सदस्य देशों के विशेषज्ञों को तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया गया है।
और जानते हैं कि जर्मनी जैसे देश की दिलचस्पी के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2018 के अंत में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए खोल दिया गया और इसका प्रमुख लक्ष्य 2030 तक, कब तक, 2030 तक सदस्य देशों में $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट और 1000 गीगावाट की अतिरिक्त सोलर क्षमता हासिल करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ओडिसियस अंतरिक्ष यान के संदर्भ में बताना है कौन सा इसमें कथन दिया गया सही है। तो यह चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित नासा का एक महत्वाकांक्षा मिशन है, यानी कि दिस इज एन एम्बिशियस मिशन ऑफ नासा रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ मून। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है कि ओडिसी स्पेस क्राफ्ट ये किससे संबंधित है, तो ये मून से संबंधित है। किसका मिशन है, तो मून से संबंधित मिशन, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो नासा से के द्वारा ये लॉन्च किया जाने का ये एम्बिशियस मिशन है। और दिस मिशन इज पार्ट ऑफ द आर्टेमिस मिशन। तो आर्टेमिस भी पूछा गया कई बार क्वेश्चन कि आर्टेमिस मिशन जो कैंपेन है वो किसके लिए है, कौन से ग्रह है या किसके लिए ये लॉन्च किया गया है, तो ये चंद्रमा के लिए, चंद्रमा के अभियान का हिस्सा है। ये आर्टेमिस अभियान किससे रिलेटेड है, तो ओडिसियस अंतरिक्ष यान का एक हिस्सा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और इसमें कौन सा कथन सही है, तो इसमें दोनों कथन यहाँ पे दिया गया सही है। यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है ओडिसियस अंतरिक्ष यान एक निजी नोवा सी चंद्रलैंडर फ्लोरिडा में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी नासा कैनेडियन स्पेस स्टेशन से स्पेस एक्स का जो रॉकेट है फाल्कन 9 उस पर लॉन्च होने के बाद चंद्रमा की ओर जा रहा है। और पेरेग्रिन लैंडर की विफलता के बाद ओडिसियस दूसरा निजी प्रयास है। ठीक है, फाल्कन 9 एक 2 चरण वाला रॉकेट है जिसे स्पेस एक्स द्वारा लोग के साथ साथ पेलोड को पृथ्वी की कक्षा में ले जाने के लिए डिजाइन और इसको निर्मित किया गया है। ठीक है, और अंतरिक्ष यान 22 फरवरी 2024 को चंद्रमा पर उतरने वाला है। ठीक है, अभी उतर चुका है। और इसका लक्ष्य क्या है, तो मिशन का लक्ष्य है कि 50 से अधिक वर्षों में चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान बनना है। आखिरी बार कोई अमेरिकी अंतरिक्ष यान वर्ष 1972 में अपोलो 17 के साथ चंद्रमा पर उतरा था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यह मिशन नासा की कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज पहल और आर्टेमिस अभियान का क्या है, एक हिस्सा है ओडिसियस मिशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और मेजबान देश। देखिए, इस तरह से जो डायलॉग और सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है वो किस आधार पे होता है कि इसमें बहुत सारे थिंक टैंक उसमें शामिल होते हैं और किस तरह से आर्थिक क्षेत्र में, किस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में, किस तरह से जियोपॉलिटिक्स के क्षेत्र में विकास करना है उसके बारे में चर्चा की जाती है और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। तो इसमें सांग्रीला डायलॉग जैसे इसका किसका है, तो ये सिंगापुर का मेन प्लेटफॉर्म है। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है सांग्रीला डायलॉग, कहाँ पे, सिंगापुर में होता है। जबकि म्यूनिक की बात करते हैं, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन ये जर्मनी में की जाती है। जबकि रायसीना डायलॉग कहाँ, तो ये भारत में आयोजित की जाती है। जानते हैं कि रायसीना हिल्स पे राष्ट्रपति भवन लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है, तो रायसीना हिल्स पे, और इसी के नाम पे रायसीना डायलॉग रखा गया, जिस कारण से उसमें बहुत सारे जैसे कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा यह संगठित किया जाता है। क्या, तो किसके द्वारा, ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा इसको है जो संगठित किया जाता है, बुलाया जाता है और उसमें बहुत सारे कंट्री के मेंबर उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो इसका सही मिलान देख सकते हैं कि ए का क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 यहाँ पे है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 2 3 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, इसमें कर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में के बारे में और बताना इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है और इस सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग वाला देश पहला यूएसए, दूसरा यूके और तीसरा स्थान किसका है, तो फ्रांस का स्थान आता। और इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 41 नहीं, क्या है, 42 है, ये ध्यान रखना है। ऐसे में आपको गलती करा सकता है, तो इसमें 42 है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा तो सही स्टेटमेंट है और पहला भी सही है, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट है जो गलत यहाँ पे है। तो सही नहीं कौन सा है, तो केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न इंग्लिश वाले, इंग्लिश को देखते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है, तो जैसे कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, उस तरह से जो किसी भी खास जो प्रोडक्ट होता है उस पर उसका बनाने का अधिकार या उसको मैन्युफैक्चर करने का अधिकार उसी के पास रहता है, तो उसी के लिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि उसके जो बनाए गए अधिकार को सुरक्षा ये प्रदान करता है। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बौद्धिक संपदा
का ढांचे का मूल्यांकन करता है और यह सूचकांक नवाचार और रचनात्मक उद्योगों यानी कि इनोवेशन एंड क्या तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में इन अर्थव्यवस्था की प्रभावशीलता का आकलन करता है। और इसमें भारत की रैंकिंग के बारे में जानते हैं कि 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है, तो 42वां स्थान मिला है। इसके पहले भी जानते हैं कि 2023 में भी भारत की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रह गई, यानी कि 42वां का 42वां रहा गया। ठीक है, और भारत का स्कोर 38.64% रहा जो 2022 से अपरिवर्तित है। ठीक है, ये स्कोर आपको ये ध्यान रखना है कितना 38.64% रहा है। 2021 में भारत 40वें स्थान पर था और साल 2014 में यह 25वें स्थान पे था, तो उसी के आसपास है जो आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, देख रहे हैं, क्योंकि 2014 में 25वां इसलिए था कि पहले उस समय ज़्यादा कंट्री को इसमें शामिल नहीं किया जाता था, अब है को देख सकते हैं कि 55 कंट्री को इसमें शामिल किया जाने लगा है। इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पे, जबकि यूनाइटेड किंगडम दूसरा और फ्रांस का स्थान क्या है तो तीसरा स्थान पे आता है। आईपी सूचकांक में 9 सुरक्षा श्रेणियों के कितने संकेतक, ये 50 इंडिकेटर, आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कितने इंडिकेटर को शामिल किया जाता है, तो 50 इंडिकेटर को शामिल किया जाता है। इस श्रेणी में क्या क्या होते हैं, पेटेंट होते हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अधिकार, व्यापार रहस्य, आईपी परिसंपत्तियों का व्यावसायीकरण और परिवर्तन, प्रणालीगत दक्षता और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के द्वारा इसका मान्यता प्राप्त, ऐसे उसके प्रमुख है जो क्या इसके प्रमुख फीचर्स हैं जो इसको प्रोवाइड किया जाता है, उसकी सुरक्षा की जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है लोकपाल के बारे में पूछा गया है। लोकपाल के स्थापना के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन से कथन सही है। तो लोकपाल की स्थापना लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई थी, तो ये बात सही है कि 2013 में लोकायुक्त अधिनियम कब आया, 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल की स्थापना की गई थी। देखिए लोकपाल क्या होता है, वो सेंट्रल लेवल पे काम करता है, ये उस तरह से जो करप्शन होता है उसके भ्रष्टाचार जो होता है उसके बारे में वो क्या करता है, जांच करवा सकता है। और वैसा ही एक एजेंसी जो लोकायुक्त होता है वो स्टेट लेवल पे कार्य करता है। ठीक है, लोकपाल में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होगा, ये स्टेटमेंट सही है, जबकि इसमें 7 नहीं क्या 8 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं, यानी कि 1 + 8, और जिसमें से 50% न्यायिक सदस्य होते हैं, यानी कि 4 + 4। ठीक है, यानी कि 4 + 4 ये मेंबर होते हैं, जिसमें 4 क्या होंगे, एक न्यायिक सदस्य यानी कि जुडिशियल बैकग्राउंड से रहेंगे। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये 70 वर्ष का होता है। क्या, तो 5 और 70 ये ध्यान रखना है। पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये ध्यान रखना है। नए लोकपाल कौन बने हैं, तो एक खानविलकर साहब बने हैं। इसके पहले कौन थे, तो पहले जो बनाए गए हैं लोकपाल कौन, पिनाकी चंद्र घोष। तो फर्स्ट लोकपाल बने हैं कौन, तो फर्स्ट लोकपाल बने हैं कौन, पिनाकी चंद्र घोष बने हैं। इसको याद रखना है, कौन, पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है, तो देख सकते हैं कि दूसरा और तीसरा गलत है और चौथा और पहला सही है, यानी कि 1 और 4 क्या है, तो कथन सही दिया गया, ओनली 1 and 4 इज करेक्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि लोकपाल भारत सरकार का एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है। यह राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है और इससे जरूरी बातें जानते हैं कि इसका मतलब क्या है कि लोगों का रक्षक या लोगों का मित्र। सबसे पहले 1809 में स्वीडन में लोकपाल की स्थापना की जाती है। कब, 1809 में स्वीडन में लोकपाल बनाया जाता है, जिसको वहां बोला जाता है अम्बुड्समैन। क्या, अम्बुड्समैन बोला जाता है। लोकपाल की स्थापना के लिए साल 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 साल और 70 साल के उम्र होता है, 5 साल या 70 साल, इसमें से जो भी पहले पूरा हो जाए। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, ये ध्यान रखना है। और इसके अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें 4 न्यायिक सदस्य और 4 गैर न्यायिक सदस्य इसमें शामिल होते हैं और इसकी रिपोर्ट को पुलिस की रिपोर्ट की तरह ही माना जाता है। उस सरकारी पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की सुनवाई करता है और उस पर कार्रवाई भी करता है। लोकपाल किसी भी शिकायत के संबंध में लोक सेवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है और
लोकपाल जांच के बाद अगर लोक सेवक ने भ्रष्टाचार किया है तो वह विशेष न्यायालय में मामला दायर कर सकता है। इसमें लोकपाल के पास यह भी है जो अधिकार होता है कि वो राष्ट्र प्रधानमंत्री के द्वारा भी कुछ किए गए कार्यों को भी है जो इसके अंदर जांच में बैठा सकता है। लेकिन हालांकि जैसे कुछ जो देश के लिए सुरक्षित मामले हैं उसमें वो इंटरफेयर नहीं कर सकते, उस पर कुछ सेंसिटिव इशू है, उस पर ये है जो जांच नहीं बैठ सकती है, उसका इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में आदित्य L1 पर लगा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज 4 आदित्य यानी पापा नामक पेलोड ने किसके प्रभाव का सफलतापूर्वक है जो पता लगाया है। तो इस सबसे पहले जानते हैं कि आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया। तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। इसरो ने इसको लॉन्च किया है। किसने? इसरो के द्वारा यह लॉन्च किया गया। ठीक है, और जानते हैं कि इसका जो पेलोड है तो पापा कर रहा है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज 4 आदित्य पर लगा नामक पेलोड ने किसके प्रभाव का सफलतापूर्वक पता लगाया है। तो कोरोनल मास इजेक्शन का पता लगाया। कोरोनल मास इजेक्शन का पता लगाया है कि रिसेंटली द पेलोड नेम्ड प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज 4 आदित्य यानी पापा इंस्टॉल्ड ऑन आदित्य L1 हैज सक्सेसफुली डिटेक्टेड द इम्पैक्ट ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन। ठीक है, यहां देख सकते हैं कि आदित्य L1 पर लगे प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज पापा पेलोड ने कोरोनल मास इजेक्शन के सौर वायु प्रभाव का यह पता लगाया है। इसको इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 पर लगे पापा पेलोड के एडवांस सेंसर ने सूर्य की सतह पर होने वाले कोरोनल मास इजेक्शन के प्रभाव का यह पता लगाया। ये ध्यान रखना है। इसके मुताबिक इस पेलोड ने कोरोनल मास इजेक्शन के दौरान सौर पवन में इलेक्ट्रॉन और आयन की संख्या में क्या तो जबरदस्त बढ़ोतरी भी देखने को इसमें मिला था। यह एक ऊर्जा और द्रव्यमान विश्लेषक है जिसे निम्न ऊर्जा रेंज में सौर पवन इलेक्ट्रॉनों और आयनों के इन सीटू माप के लिए डिजाइन किया गया है। सोलेक्स क्या है? तो यह सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो सौर फ्लेयर्स का अध्ययन करने के लिए सौर सॉफ्ट एक्सरे फ्लक्स को मापता है। स्विस सोलर विंड आयरन स्पेक्ट्रोमीटर जो सौर हवा के प्रोटॉन और अल्फा कणों को यह मापता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विश्व के सबसे बड़े मुक्त आवागमन वाले क्षेत्र शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा है। तो ये इसका आंसर कोसोवो हो जाएगा। कोसोवो हो जाएगा। देखिए ऐसा जो शेंगेन जोन में शामिल ऐसे 29 प्रमुख देश है। ठीक है, 29 प्रमुख देश है, 29 देश इसमें शामिल है। ठीक है, 29 देश इसमें शामिल है। यदि किसी को भी शेंगन के तहत वीजा मिल जाता है, शेंगन में शामिल किया जाता है शेंगन जोन में, तो वो किसी भी 29 देश के अंदर है जो वीजा या उस तरह से बना के एक बार में बनाएगा, उसमें पूरी तरह से पूरे देशों में ये भ्रमण कर सकता है। ठीक है, वीजा या परमिट के माध्यम से। ठीक है, which is the non-European Union country to be granted visa-free access to the Schengen zone, the world's largest free movement area। तो इसको याद रखना है। शेंगन जोन क्या है? तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री मूवमेंट एरिया है और ये कहाँ पे है? तो यूरोपियन यूनियन के देशों में ये है। तो इसका आंसर कोसोवो हो जाएगा। मैप में देख सकते हैं कोसोवो का लोकेशन और इसकी राजधानी कहाँ है? तो प्रिस्टीना है। कहाँ? प्रिस्टीना इसकी राजधानी है। और इसके बॉर्डरी कंट्री कौन से है? तो सर्बिया हो गया, नॉर्थ मैकेडोनिया, अल्बानिया और मॉन्टेनेग्रो है। नॉर्थ मैकेडोनिया से ही कौन आता था? तो ये मैकेडोनिया क्षेत्र से ही सिकंदर था। ठीक है, तो यूरोपीय संघ की बहुप्रतीक्षित वीजा उदारीकरण योजना जो कोसोवो के नागरिकों को बिना वीजा के यूरोप के सीमाहीन क्षेत्र में यात्रा करने की अनुमति देता है, यह 1 जनवरी 2024 को लागू हो जाती है और पहले यात्रियों ने इसे बड़ी राहत बताया है। नई व्यवस्था जो आधी रात को लागू हुई कोसोवो वासियों को किसी भी 180 दिन की अवधि में 90 दिनों तक बिना वीजा के पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में प्रवेश करने की यह अनुमति प्रदान करती है। और इस सुधार को प्रिस्टीना में पूर्ण मान्यता की दिशा में एक और कदम और 2008 में स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले देश की यूरोपीय संघ में शामिल होने की महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देने के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वयं योजना की शुरुआत ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया। तो ये स्टेटमेंट सही है कि ओडिशा की सरकार के द्वारा स्वयं योजना की शुरुआत की गई। और सुचेता की बात करते हैं तो सुचेता योजना की बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सैनिटरी नैपकिन किसके द्वारा? तो सैनिटरी नैपकिन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सैनिटरी नैपकिन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए महिलाओं को ऐसा है जो योजना चलाया गया था, सुचेता योजना। जबकि कर्नाटक सरकार द्वारा यह नहीं चलाया गया था, यह ध्यान रखना है। ठीक है, तो कर्नाटक सरकार द्वारा ऐसा चलाई गई कोई मातृत्व लाभ योजना नहीं है। और ये सुचेता किसके द्वारा? सैनिटरी नैपकिन के महिलाओं के लिए ऐसा प्रोवाइड करने के लिए ऐसा योजना चलाया गया था। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के लिए सुचेता। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कथन कौन सा है? केवल 2 इसमें असत्य कथन है।
देख सकते हैं कि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी क्या तो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले परिवारों के लिए उड़ीसा सरकार ने हाल ही में आजीविका हेतु 1000 रुपये की एक मुश्त नगद सहायता की घोषणा किया है। और राज्य सरकार ने 18 से 35 वर्ष यानी विशेष श्रेणी के लिए 18 से 40 आयु वर्ग के ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को नए व्यावसायिक उद्यम शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त बैंक लोन प्रदान करने के लिए स्वयं योजना शुरुआत किया है। स्वयं योजना पूछ सकता है। और राष्ट्रीय स्तर पर गैर कॉपीराइट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो इसको ध्यान रखना है 2015 में की गई थी। और इसमें 10 लाख रुपये तक का ऋण इसमें मिलता है, 10 लाख रुपये तक का ऋण। इसमें गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु और सूक्ष्म उद्योग में इसका इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको लोन दिया जाता है। ठीक है। राज्य सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में संस्थागत प्रसव और गर्भ के चिकित्सकीय समापन के लिए बेल्टेड सैनिटरी नैपकिन वितरित करने हेतु मौजूदा खुशी योजना का विस्तार करते हुए इसे अब खुशी प्लस नाम दिया गया है। क्या? खुशी प्लस। तो खुशी प्लस योजना था और इसे छत्तीसगढ़ के द्वारा भी सुचिता योजना करके पहले लॉन्च किया गया था सैनिटरी नैपकिन के लिए। इसका उद्देश्य था राज्य में मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता में सुधार लाना और मातृ मृत्यु दर एवं मृगनता दर को कम करना इसका प्रमुख लक्ष्य रहा। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS-5 के अनुसार ओडिशा में स्वच्छ मासिक धर्म सुरक्षा का प्रयोग करने वाली महिलाओं की दर उच्च राष्ट्रीय औसत से अधिक क्या 81.5% रही। यानी कि 100 में से 81 महिलाएं हैं जो इसमें है जो क्या तो सैनिटरी नैपकिन का यूज कर रही है। ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात करते हैं तो यह केंद्र सरकार की एक योजना है और यह योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली महिलाओं को इस तरह से एक आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत लाभार्थी महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए पैसे दिए जाते हैं ताकि वो अपने बच्चा को ख्याल रख सके या फिर अपनी जो इम्यूनिटी पावर है उसको भी बूस्ट कर सके। इस योजना के तहत पहले बच्चे के लिए 2 किस्तों में 5000 रुपये और दूसरे बच्चे के लिए किस्त में कितना तो 6000 रुपये दिए जाते हैं। दूसरे बच्चे के लिए लाभ पाने के लिए गर्भावस्था के दौरान ही इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। ठीक है। और लाभ पाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर पंजीकरण कराना होता है। ठीक है। ठीक है, आप इसको एक बार देख लेना है। इस योजना का लाभ निम्न श्रेणी की गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं को नहीं मिलता है। ठीक है। इस योजना का लाभ केंद्र या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित रूप से काम करने वाली महिलाओं को भी नहीं मिलता है। तो वैसे आपको ये ध्यान रखना है किसको किसको मिलता है। तो मुख्य रूप से आपको ये बस याद रखना है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना क्या है और उसमें कितना पैसा दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि कितने कथन इसमें गलत है, असत्य है। असम फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। तो यह असम नहीं है, कौन सा है तो ये अरुणाचल प्रदेश है। कौन? अरुणाचल। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है जो पहला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य ऐसा बन गया है जो क्या तो 100% घरेलू नल जल कलेक्शन है जो हासिल कर लिया है। नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ पे हुआ तो भारत में ना होकर के कहा तो भारत में ना होकर कहाँ पे श्रीलंका और मालदीव में। कहा? श्रीलंका और मालदीव। मॉरिशस नहीं होगा, कहाँ? मालदीव हो जाएगा। तो श्रीलंका और मालदीव में किया गया। इसमें श्रीलंका भारत और क्या है तो मालदीव शामिल है दोस्ती अभ्यास में। दोस्ती अभ्यास पूछा जा सकता है। इसमें कौन से प्रमुख 3 देश शामिल है तो श्रीलंका भारत और मालदीव शामिल है। इसमें मॉरिशस शामिल नहीं है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ होता है तो आयोजन होता है श्रीलंका और कहाँ श्रीलंका प्लस मालदीव। ठीक है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं कौन सा कथन इसमें गलत है। तो इसमें 2 गलत है और क्या है देख सकते हैं कि इसमें तीनों के तीनों कथन क्या है गलत है। असम क्या है यहाँ पे देखते हैं ये अरुणाचल हो जाएगा। दोस्ती अभ्यास में ये भी गलत हो जाएगा। तो यानी कि तीनों कथन सही है, गलत है, यानी कि सभी कथन क्या है असत्य है। ऑल स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ऑल 3 इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले पढ़ते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं कि सीएम अरुणाचल का सीएम कौन है? पेमा खांडू है। पेमा खांडू द्वारा घोषित जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना में 100% डोमेस्टिक पाइप्ड वाटर ठीक है कि उपलब्धि हासिल करने वाला पूर्वोत्तर देश का पहला और देश भर में 10वां राज्य बना है। कौन? अरुणाचल प्रदेश बना है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा घोषित जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना में 100% संतृप्ति तक पहुंचकर अरुणाचल प्रदेश ने एक महत्वपूर्ण हासिल
महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं नौसैनिक अभ्यास दोस्ती के बारे में। इसका 16वां संस्करण कहाँ, तो भारत के अलावा मालदीव और श्रीलंका में आयोजित किया गया है। ठीक है, भारत के अलावा कहाँ, तो भारत को छोड़ करके कहाँ, तो ये मुख्य रूप से मालदीव और श्रीलंका में ही आयोजित किया गया था, मालदीव और श्रीलंका में। ठीक है, यह अभ्यास 22 से 25 फरवरी 2024 के बीच आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारत की ओर से आईसीजीएस समर्थ, आईसीजीएस अभिनव और आईसीजीएस डॉर्नियर ने भाग लिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सरसाइज दोस्ती में भारत की तरफ से कौन से जहाज ने इसमें भाग लिया, तो इसको ध्यान रखना है, समर्थ, अभिनव और डॉर्नियर। श्रीलंका नौसेना के जहाज समुद्रा भी इसमें भाग लिया। ठीक है, बांग्लादेश इस अभ्यास में पर्यवेक्षक के तौर पे शामिल हुआ। तो बांग्लादेश क्या रहा, एक ऑब्जर्वर स्टेटस के रूप में इसमें शामिल रहा। इसका आयोजन कहाँ पे, माले में किया गया था। मालदीव की राजधानी कहाँ, माले में। इस अभ्यास का मकसद क्या है, तो आपसी परिचालन क्षमता में सुधार करना और भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षक कर्मियों के बीच में अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना। इस अभ्यास में खोज, बचाव, चिकित्सा, निकासी, समुद्री डकैती का मुकाबला, प्रदूषण प्रतिक्रिया और मानवीय सहायता और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। और दोस्ती अभ्यास की शुरुआत कब होती है, साल 1992 में भारत और मालदीव के तटरक्षकों के बीच में हुई। श्रीलंका 2012 में इसमें शामिल हुआ था, किसमें, दोस्ती अभ्यास में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। बात करते हैं और भी कुछ एक्सरसाइज होते हैं, जैसे कि मालदीव के साथ एकूबरीन है। मालदीव और भारत का एक्सरसाइज क्या है, एकूबरीन, एकूबरीन अभ्यास। ये किसके बीच होता है, ये भारत और एकूबरीन एक्सरसाइज किसके बीच, भारत और क्या, मालदीव के बीच में आयोजित किया जाता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए नामक अभियान की शुरुआत किया है। तो गृह मंत्रालय ना होकर के क्या हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। क्या, तो यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय कर लीजिए, क्या, शिक्षा मंत्रालय। और शिक्षा मंत्रालय अभी कौन है वर्तमान में, तो धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान क्या है, शिक्षा मंत्री, जबकि गृह मंत्री कौन है अभी, अमित शाह, और ये सहकारिता मंत्री भी हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या है, तो वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान यह नहीं है, इसको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो जानते हैं यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। और कब से, तो 1930 में क्यों मनाया गया, तो 1930 में रमन इफेक्ट की खोज हुई थी, किसके द्वारा, सीवी रमन के द्वारा रमन इफेक्ट की, रमन प्रभाव की खोज की गई थी, जिस कारण से 28 फरवरी को है जो मिला क्या, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें असत्य है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों कथन क्या है, गलत है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों कथन इसमें असत्य है। देख सकते हैं शिक्षा मंत्रालय चुनावों में युवाओं की सार्वभौमिक प्रबुद्ध भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 28 फरवरी से 6 मार्च तक मेरा पहला वोट देश के लिए का आयोजन किया। और इसमें केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के युवाओं से अपनी आवाज़ उठाने का भी आग्रह किया। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और साल 2024 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी, तो विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियाँ, यानी कि कह रहा है कि जो विकसित भारत होगी उसके लिए इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी इसमें यूज किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम इस बार रखा गया। यह थीम भारत की वैज्ञानिक प्रगति में स्वदेशी नवाचारों के महत्व को दर्शाती है। और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, तो देश में स्वदेशी तकनीक को विकास और इस्तेमाल को बढ़ावा देना और इससे आत्मनिर्भरता और सतत विकास को भी इसमें आगे बढ़ाया जाने की संभावना है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। और यह दिन भारत के महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की खोज रमन इफेक्ट को याद करने के लिए मनाया जाता है। साल 1930 में उन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और विज्ञान के क्षेत्र में भारत का यह पहला पुरस्कार था, नोबेल पुरस्कार था, इसको याद रखना है। इसके पहले 2000 क्या, तो इसके पहले 1913 में सबसे पहली बार भारत और एशिया में जो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया साहित्य के क्षेत्र में, किसमें, साहित्य के क्षेत्र में कौन सा, किसको मिला था, यह ध्यान रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर को, यानी RN टैगोर को दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था, गीतांजलि के लिए। किसके लिए, गीतांजलि के लिए। और गीतांजलि उन्होंने कब लिखा था, 2010 में लिखा था। ठीक है, 2010 में गीतांजलि, 1910 में लिखा था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ऐसे फैक्ट आपके पूछा जा सकता है एग्जाम में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का मकसद विज्ञान से होने वाले फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करना और वैज्ञानिक सोच पैदा करना है। और यह दिन वैज्ञानिक समुदाय के योगदान को सराहने का भी है, यह जो एक अवसर होता है। अगला प्रश्न देख लेते
कि समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्दों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। जैसे कि सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन की क्या है, एक पहल है। इसमें जानते हैं कि ये किसका मिशन, ये जो सिटीजन कॉर्नर है किसका मिशन ये है, तो जल जीवन मिशन की ये क्या है, एक पहल है। तो सिटीजन कॉर्नर इज एन इनिशिएटिव ऑफ जल जीवन मिशन, ये स्टेटमेंट सही है। और जूस जैकिंग का संबंध किससे है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो जूस जैकिंग मतलब होता है क्या है कि जूस जैकिंग में जैसे कि आप जाते होंगे कहीं, जो पब्लिक स्टेशन हो गया या फिर कुछ तरह से जो चार्जिंग स्टेशन लगाए जाते हैं, वहाँ पे आप बोर्ड में चार्जर डालते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करके लगाते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि इसमें मालवेयर डाला जाता है, उस तरह से वायरस डाला जाता है, जिस कारण से आपके सारा मोबाइल के डाटा को वो चुरा लेगा कोई दूसरा थर्ड पार्टी, और आपसे क्या करेगा, वो आपसे पैसा का डिमांड कर सकता है या फिर आपका ब्लैकमेल भी कर सकता है। ठीक है, तो इसका कह है सत्य कथन कौन सा है, तो इसमें सत्य कथन ओनली 1 हो जाएगा, दूसरा क्या है गलत हो जाएगा, केवल एक इसमें सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से मोबाइल चार्जर, यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से प्लग होता है जो आप लगाते हैं, यहाँ पे इस तरह से बनाया जाता है सिस्टम, और हैकर आपके सारे डाटा को इसमें चुरा सकता है। तो जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर सिटीजन कॉर्नर एक पहल है, और यह एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, जहां एक क्लिक पर गांव के जल की गुणवत्ता और जलापूर्ति से जुड़ी दूसरी जानकारियां भी लोगों को मिलती है। और सिटीजन कॉर्नर की मदद से नागरिक आसानी से यह काम कर सकते हैं कि आसपास की जल परीक्षण प्रयोगशाला का पता लगाना, ठीक है, रासायनिक और जीवाणु संबंधी परीक्षणों की दरों की जांच करना, परीक्षणों की बुकिंग करना, और पानी की गुणवत्ता निर्धारित सीमा से कम होने पर जिले के जल आपूर्ति विभाग को शिकायत भी दर्ज करना। जल जीवन मिशन के बारे में जानते हैं कि भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, और इसकी शुरुआत कब होती है, 15 अगस्त 2019 को शुरुआत की जाती है। और इस मिशन का मकसद साल 2024 तक देश के सभी ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल जल कनेक्शन इसमें उपलब्ध कराना इसका मुख्य मकसद है। कब तक, 2024 तक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि असत्य कथन का चयन करना है। इकोसाइड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध मानने वाला स्वीडन पहला देश बन गया है, तो ये गलत हो जाएगा। स्वीडन नहीं, कौन, बेल्जियम बन गया है। क्या, बेल्जियम, इसको ध्यान रखना है, कौन, बेल्जियम बन गया है, बेल्जियम। ठीक है, खबरों में रहा वाइड का पूर्ण विस्तार क्या है, तो वीमेन एक्सपोर्टर्स, क्या एक्सपर्ट्स नहीं हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपोर्टर्स हो जाएगा। क्या, एक्सपोर्टर्स, वीमेन एक्सपोर्टर्स इन द डिजिटल इकोनॉमी इसका फुल फॉर्म है, किसका, विड का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसको गलत मान ले, और ये भी पहला भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए असत्य कथन कौन सा है, इसमें दोनों कथन क्या है, असत्य हो जाएगा। ठीक है, बेल्जियम की संघीय संसद ने पारिस्थितिकी संहार या इकोसाइड यानी कि इकोलॉजी का जो सुसाइड हो रहा है उसके बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता प्रदान किया, जिसके कारण यह यूरोपीय महाद्वीप का यह पहला देश बन गया है। ठीक है, और यह कानून निर्णय लेने वाली शक्तियों और निगमों में बैठे व्यक्तियों को लक्षित करता है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो व्यापक तेल रिसाव जैसे गंभीर पर्यावरणीय क्षरण को रोकना और तथा दंडित करना इसका मुख्य लक्ष्य रहेगा। बेल्जियम एक संघीय और संवैधानिक राजतंत्र है जो 2 मुख्य भाषाई तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित है। पहला कि फ्लेमिश यानी कि डच भाषी, और दूसरा फ्रेंच भाषी। ठीक है, और बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। बेल्जियम को क्या कहा जाता है, बेल्जियम को कहा जाता है यूरोप का कॉकपिट, इसको याद रखना है, क्योंकि इतिहास में सबसे अधिक यूरोपीय संघर्ष है जो कहाँ पे देखने को मिला है, बेल्जियम में ही देखने को मिला है। और जानते हैं कि बेल्जियम की जो राजधानी है कहाँ है, ब्रुसेल्स है, और ब्रुसेल्स किसका हेडक्वार्टर है, तो नाटो का हेडक्वार्टर है, इसको याद रखना है। और वीड का मतलब क्या होता है, देख सकते हैं कि वीमेन एक्सपोर्टर्स इन द डिजिटल इकोनॉमी, यानी कि द वीड फंड इज ए प्रोग्राम दैट सपोर्ट्स वीमेन लेड बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर्स इन डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। द फंड्स गोल इज टू हेल्प दिस बिजनेस अडॉप्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड improve their online presence. The UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, was the first donor to the fund providing $5 million US. यहाँ देख सकते हैं कि इसका मुख्य मकसद क्या है कि उस तरह से डिजिटल इकोनॉमी में है जो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, वैसे बिजनेस में प्रमोट करना, किसका, तो डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करना। और इसमें क्या, इसमें महिलाओं के लिए ऐसे टेक्नोलॉजी या इस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को और भी प्रमोट करना और महिलाओं को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने के लिए ऐसा बनाया गया है वीड फंड। ठीक है, अगला प्रश्न है सत्य कथन का चयन करना है कि गगनयान मिशन में केवल मानव युक्त मिशन शामिल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं केवल जहाँ लग जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्टेटमेंट है जो मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या होते हैं, गलत ही होते हैं, इसको ध्यान रखना है। ये गगनयान मिशन इंक्लूड्स ओनली मैन्ड मिशन, इसमें मैन्ड मिशन भी है और इसमें नॉन मैन्ड मिशन भी है, यानी कि मानव रहित मिशन भी शामिल किया गया है और मैन्ड मिशन भी शामिल किया गया है। तो गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो अपने LVM-3 रॉकेट का उपयोग करेगा, यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट का ही इसमें इस्तेमाल करेगा, ये ध्यान रखना है, किसका, LVM-3 का ही इस्तेमाल करेगा। ठीक है,
इसमें सत्य कथन कौन सा है, तो इसमें देख सकते हैं ये पहला क्या है, गलत है, दूसरा सिर्फ सही हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा सत्य कथन। गगनयान मिशन के तहत 2 मानव रहित मिशन और 1 मानव युक्त मिशन, ये भी पूछ सकता है कितने मानव रहित मिशन, ये स्टेटमेंट बदल सकता है, 1 मानव युक्त और 2 मानव रहित। आपको ये ध्यान रखना है, 2 मानव रहित और 1 मानव युक्त मिशन को इसमें भारत सरकार ने मंजूरी दिया है, किसके तहत, तो गगनयान मिशन के तहत। और इसके लिए मानव रेटेड LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए कई पूर्व आवश्यकता भी है, जैसे कि बहुत सारे इसमें टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का यह एक मिशन है गगनयान। इसका मकसद क्या है कि 3 सदस्यों को, कितने सदस्यों को, 3 सदस्यों के चालक दल को 400 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट जानते हैं कि 0 से 2000 किलोमीटर के बीच का जो ऊंचाई होता है, उसी के क्षेत्र में यह लो अर्थ ऑर्बिट होता है, उसी में 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना इसका मुख्य मकसद है। और इसकी सफलता से भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता वाले देशों के समूह में भी यह शामिल हो जाएगा। गगनयान मिशन से देश के विज्ञान और टेक्नोलॉजी के स्तर को बढ़ाने और युवाओं को प्रेरित करने में भी मदद मिलेगी। और गगनयान मिशन के तहत 3 उड़ान को कक्षा में भेजा जाएगा। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसरो के द्वारा और भी इसमें मिशन चलाया जा रहा है, जैसे कि क्या है, स्टार्ट है, और क्या यूबिका प्रोग्राम है, यूबिका। इसमें क्या है कि वैसे यूथ जिसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा झुकाव है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगा, साइंस की तरफ उसको है जो ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव लाना, और साइंस के क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा उसको है जो रिसर्च जैसी फैसिलिटी को प्रोवाइड करना, उसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना, इसका मुख्य मकसद रहा है इसरो का, ये इसमें काम करने का मकसद है। निम्न कथनों पर विचार करना और बताना इसमें सत्य कथन कौन सा है, तो देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ, तो बेंगलुरु में किया जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्कूली क्षेत्रों के लिए सप्ताह में 1 दिन बैगलेस स्कूल मनाने का फैसला किया गया। देखिए शनिवार को इसे छुट्टी देने का या फिर उस तरह से बिना बैग का है जो प्रावधान स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह स्टार्ट किया गया है, तो इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जबकि देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ, बेंगलुरु में किया जाएगा, यह स्टेटमेंट पहला सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं क्या है, इस तरह से कुतुब मीनार का हाइट का तिगुना है और ये साउथ एशिया का टॉलेस्ट स्काई डेक है, यहाँ देख सकते हैं इस तरह से बनाया गया है, कहाँ, बेंगलुरु में। और इसकी ऊंचाई देख सकते हैं क्या है, तो करीब 250 मीटर है और 500 करोड़ रुपए के लागत से बनाया गया है। और 360 डिग्री से शहर का नज़ारा, शॉपिंग कम्प्लेक्स, रोलर कोस्टर डेक, सोलर पैनल का ये क्या करेगा, इस तरह से मुआयना करेगा। इस स्काई डेक को ब्रांड बेंगलुरु परियोजना के तहत बनाया जा रहा है और यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अवलोकन टावर होगा। इस स्काई डेक के डिजाइन में बरगद के पेड़ की लटकती शाखा, जड़ों और फूलों को भी ध्यान में रखा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए सप्ताह में 1 बार बैग लेस स्कूल, यानी कि बिना बैग के आप जाके स्कूल जाएं, वैसे बच्चों के लिए जिसको 1 से कक्षा 12 तक के स्टूडेंट के लिए है। और यह निर्णय राज्य में संचालित सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल के लिए भी ये लागू किया गया है। राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के उद्देश्य से विभिन्न कक्षाओं के लिए स्कूल बैग के अधिकतम स्वीकार्य वजन की रूपरेखा भी बताते हुए एक नोटिस भी जारी किया। कक्षा 11 और 12 के छात्र के लिए स्कूल बैग का वजन स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा छात्रों की संबंधित स्ट्रीम के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, इस पहल में प्रत्येक सप्ताह एक निर्दिष्ट बैगलेस स्कूल दिवस शामिल है, जिसके दौरान छात्रों को खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीत जैसी मनोरंजक गतिविधियों में भी शामिल होने के लिए उसको प्रोत्साहित किया जाता है। स्कूल को छात्रों के लिए तनाव का स्रोत नहीं बल्कि आनंद का स्रोत माना जाना चाहिए और इस उद्देश्य से ही मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। ठीक है, स्कूलों को वर्ष 2024-25 में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से नई स्कूल बैग नीति का पालन करने के सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि सत्य कथन कौन सा है, तो सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो सरिस्का नहीं है। सरिस्का जानते हैं कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका नागा अर्जुन हो जाएगा। क्या, नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। लोकेटेड कहाँ पे, ये नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ, आंध्र प्रदेश में है, इसको याद रखना है। ठीक है, और कह रहा है तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। तो ये स्टेटमेंट को उलट दिया गया है, यानी कि उसका क्या, तो इसका आंसर इसमें डाल दिया है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व क्या है, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। कहाँ, बांधवगढ़। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ, मध्य प्रदेश में। इसमें सबसे ज्यादा तेंदुओं की संख्या इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका कह रहा है कौन सा इसमें गलत कथन है, तो गलत कथन कौन सा है, तो दोनों कथन क्या है, तो ये गलत है,
यानी ऑप्शन सी हो जाएगा स्टेटमेंट। कारण नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व तेंदुओं की आबादी सबसे ज़्यादा इसमें है और इस टाइगर रिजर्व में अनुमानित 360 तेंदुआ है और यह भारत के 55 बाघ अभ्यारण्य में तेंदुओं की आबादी के मामले में पहले स्थान पे है। और भारत में तेंदुओं की आबादी करीब क्या है तो 13,874 है, जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुआ है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा हो गया, पन्ना, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ और संजय डोबरी जैसे 6 टाइगर प्रमुख रिजर्व है। और महाराष्ट्र में तेंदुओं की संख्या 1985, कर्नाटक में 1879, तमिलनाडु में 170 है। बात करते हैं कि किस तरह से उस तरह से जो तेंदुओं का घनत्व होता है, डेंसिटी है, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा भारत में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में है और यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिला में स्थित है। इस रिजर्व में तेंदुओं के अलावा लकड़बग्घे, जंगली बिल्ली, बारहसिंगा और 200 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियां भी इसमें शामिल है। और यह 1048 वर्ग किलोमीटर में फैला है, बिंद की पहाड़ी में स्थित है। यहाँ साल के जंगल और खुले घास के मैदान भी है और यह प्राचीन बांधवगढ़ किले का भी घर है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। जानते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आता है। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट, क्या प्रोजेक्ट एलिफेंट कब? 1992। प्रोजेक्ट वल्चर यानी गिद्धों का संरक्षण करने के लिए क्या है तो 2006 हो जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सत्य कथन का चयन करना है कि लेबनान के न्यायाधीश नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। और जानते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है तो द हेग में है। कहाँ? द हेग स्विट्जरलैंड में है, द हेग में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और यह यूनाइटेड नेशन का प्रमुख जो न्यायिक एजेंसी है। ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है। ठीक है, कौन सा स्थान है तो ये ग्रीस हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा। इसी तरह से जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में एक बुर्किना फासो है। क्या है? बुर्किना फासो। बुर्किना फासो ये क्या किया है? इसको है जो इलीगल कर दिया है, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी को क्या करेगा? ये इलीगल कर दिया है। इसको क्या कर गया? अवैध घोषित किया है। होमोसेक्सुअलिटी यहाँ पे इलीगल हो गया, इलीगल। और उसी तरह से ये क्या है? ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है? एक थाईलैंड है। क्या है? थाईलैंड, जो पूर्वी भारत में ऐसा समलैंगिक को क्या लीगल घोषित कर दिया। इसको क्या कर दिया है? लीगल बना दिया है। क्या? लीगल बना दिया है। क्या? थाईलैंड। ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो यहाँ पे लेबनान, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही सही दिया गया है, यानी सत्य कथन कौन सा है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि ग्रीस ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाकर और समलैंगिक जोड़ों को समान माता पिता का अधिकार देकर इतिहास रच दिया है, जो देश के सामाजिक और कानूनी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का यह प्रतीक है। रूढ़िवादी यानी कि उस तरह से जो परंपरा उसमें चला आ रहा था कि रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव, यानी कि पहले के जो परंपरा को चलाया जा रहा था। रूढ़िवादी चर्च के विरोध का सामना करने के बावजूद सांसदों ने बिल पारित कर दिया और जिससे ग्रीस इस तरह से प्रगतिशील कानून को अपनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई राष्ट्र भी बन गया। इसको ध्यान रखना है। लेबनानी न्यायाधीश कौन है? नवाफ सलाम को आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया अध्यक्ष चुना गया और लेबनानी न्यायाधीश नवाफ सलाम को 3 साल के कार्यकाल के लिए आईसीजे के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, सलाम ने 2018 में अपनी आईसीजे यात्रा शुरू की और अब वह दुनिया भर में सर्वोच्च न्यायिक पद पर शामिल है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में, 26 जून 1945। इसका मुख्यालय हेग, कहाँ पे? नीदरलैंड। याद रखना है, हेग नीदरलैंड। इसको एक बार चेक कर ले कि हेग कहाँ पे है, नीदरलैंड में, ठीक है, या स्विट्जरलैंड में, इसको ध्यान रखना है। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से भी एक है। कौन? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, अगला प्रश्न सत्य कथन का चयन करना है कि गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का समापन हुआ है। तो जानते हैं कि गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का समापन किया गया है। ये स्टेटमेंट सही है और इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 71 पदक के साथ समग्र रूप से पहले स्थान पर रहा, टॉप स्थान पर रहा। कौन? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश वाले अपने इंग्लिश को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी इसको रखा गया, एक तितली के नाम पे ऐसा रखा गया, तितली। ठीक है, तितली के नाम पे इसका है जो मास्कोट उस तरह से बनाया गया था, तितली। अष्टलक्ष्मी 2023
कब से 19 से 29 फरवरी 2024 के बीच असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया और इस योजना में देश भर के 163 विश्वविद्यालयों में से 5000 से ज़्यादा प्रतिभागी इसमें शामिल हुए थे। इसको ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारे ऐसे खेल का आयोजन भी देखने को मिलता है। इसमें चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने समग्र चैंपियनशिप हासिल किया। ठीक है, और इसमें देख सकते हैं कि टोटल 71 मेडल जीता। इसमें मुक्केबाजों ने 5 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था। ठीक है, इसमें टोटल थोड़ा सा एक ध्यान रखना है कि ये 71 मेडल है, ये सही ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको एक बार कि कितने मेडल लाया है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान रखना है बस कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है जो इसमें टॉप स्थान पे है, टॉप पे। ठीक है, अगला प्रश्न कि फरवरी 2024 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद द्वारा कहाँ महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार स्वाति पोर्टल है जो लॉन्च किया गया, तो कहाँ पे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा। क्या? नई दिल्ली हो जाएगा आंसर, नई दिल्ली। यानी कि स्वाति का आपको फुल फॉर्म याद रखना है स्वाति पोर्टल का कि वीमेन कह रहा है साइंस फॉर वीमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये स्वाति पोर्टल, स्वाति का फुल फॉर्म है स्वाति पोर्टल का। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में स्वाति पोर्टल लॉन्च किया। स्वाति पोर्टल को 11 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया। इसमें विज्ञान में जो लैंगिक अंतर है, जो जेंडर गैप है, उसकी चुनौतियों से निपटने के लिए नीति और निर्माण में मदद के लिए स्टेम में भारतीय महिलाओं पर एक एकल ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है। इसके तात्पर्य साइंस फॉर वुमेन इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से है। इसका उद्देश्य क्या है कि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों यानी कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मैथ्स में महिलाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह लॉन्च किया गया है और लैंगिक अनुपात को इसमें ठीक करना इसका मुख्य है जो उद्देश्य है। ठीक है, ईपीएफओ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, करा ईपीएफओ द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर क्या है? तो जमा पर ब्याज दर वर्ष 2023-24 के लिए बढ़कर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो 8.25% किया गया है। जानते हैं कि ईपीएफओ कौन से मंत्रालय के अंदर आता है, ये भी ध्यान रखना है। तो ईपीएफओ कौन से मंत्रालय के अंदर आता है, इसको ध्यान रखना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको याद रखना है। और अभी वर्तमान में कौन मिनिस्टर इसके हैं? तो मनसुख मंडाविया है। कौन? मनसुख मंडाविया। और साथ में जानते हैं मनसुख मंडाविया क्या है? खेल मंत्री भी हैं। मनसुख मंडाविया क्या है? खेल मंत्री भी हैं। ठीक है, और ये जानते हैं कि जो लेबर डे मनाया जाता है, लेबर डे, वर्ल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो इसका आंसर आपको मिल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर क्या है? 8.25 है। यानी कि वैसे कर्मचारी जो ईपीएफओ के अंदर जो ये जमा होता है भविष्य निधि फंड, इसमें यदि जमा करते हैं तो उस पर 8.25% का वार्षिक ब्याज दर उसको मिलेगा। और यह पिछले साल 8.15% और 2021-22 में 8.10% की दर से ज़्यादा है। ठीक है, इससे ईपीएफओ ग्राहकों को फायदा मिलने की उम्मीद देखी गई। और ईपीएफओ ने इसकी घोषणा कब की? फरवरी 2024 में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज दर की घोषणा किया है। वित्त मंत्रालय ने इस ब्याज दर को मंजूरी भी प्रदान कर दी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर ईपीएफ खाते में लगातार 36 महीने तक कोई योगदान नहीं होता है तो यह खाता निष्क्रिय हो जाता है। इसको ध्यान रखना है। कितने? तो लगभग कितने? तो 3 साल। 3 साल में यदि कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, कोई भी जमा पूंजी नहीं होता है, तो क्या होता है? तो ये है जो क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। अगला प्रश्न, किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किया गया? तो ये नेपाल की राजधानी कहाँ? काठमांडू में किया गया। तो इन विच कंट्री द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 कहाँ हैज बीन ऑर्गेनाइज? तो इन नेपाल, काठमांडू। यहाँ देख सकते हैं कि अभ्यास शांति प्रयास 4 2024 हुआ और एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास है और इसका फरवरी से मार्च 2024 तक आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? नेपाल के पंचखाल में वीरेंद्र शांति संचालन प्रशिक्षण केंद्र में।
और किसके द्वारा, तो नेपाल सेना और अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड की सह मेजबानी में किया गया। इसमें अमेरिका और नेपाली सेना के जवानों के साथ 17 अन्य देशों के 1100 से अधिक सैन्यकर्मी भी इसमें भाग ले रहे थे। इसमें देख सकते हैं इसमें टोटल 17 देश शामिल है। कितने, 17 देश शामिल है। इसमें आपको ये मुख्य रूप से याद रखना है कि इसमें भारत शामिल है नहीं, इसमें भारत भी शामिल था, ये याद रखना है, भारत भी शामिल था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। IEEE केरल अनुभाग ने निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए KPP नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया है? Who among the following has been awarded the KPP नाम्बियार अवार्ड फॉर द ईयर 2024 बाय द IEEE केरला सेक्शन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस सोमनाथ हो जाएगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद एस सोमनाथ जो इसरो के चेयरमैन हैं अभी वर्तमान में, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इनके पहले जो चेयरमैन थे कौन थे? के शिवन थे। और इनके समय में चंद्रयान 2 जो वहाँ पे क्या हुआ था, पहले पहुँचने से पहले ही क्या हो गया, क्रैश कर गया था, जो काफ़ी दुखद रहा था उस समय। यहाँ देख सकते हैं ये सोमनाथ को दिया गया, जो चेयरमैन है इसरो के। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इनको देख सकते हैं आप कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 के संदर्भ में बताना है कौन सा इसमें कथन सत्य है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि नेल्सन मंडेला कौन थे। तो सबसे पहले जो भारतीय पहले जो विदेशी नागरिक हैं, पहले विदेशी जिन्हें क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। पहले विदेशी इन्हें क्या दिया गया? तो भारत रत्न दिया गया, जिन्हें भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया गया। कब दिया गया? 1990 में दिया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और उन्हें 1993 में दिया गया क्या? शांति के क्षेत्र में। किसमें? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। और 1994 में बात करते हैं तो यह दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के क्या बनते हैं? साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इन्होंने गांधी जी के जो प्रयास किए गए थे, उस समय सत्याग्रह किए गए थे दक्षिण अफ्रीका में, उनके जो रंग भेद की नीति के खिलाफ ऐसा प्रचार किया गया था, उन्हीं के सिद्धांतों पे ये भी चल रहे थे। ठीक है, और उनको माना भी था। ठीक है, और पहला ऑप्शन इसमें कह रहा है नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 के बारे में। और ये भी ध्यान रखना है कि मंडेला दिवस, इनके जयंती पे 18 जुलाई को मंडेला दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस यानी निमहांस जो बेंगलुरु में है, उसको 2024 के लिए पुरस्कार दिया गया। साथ में यह पुरस्कार संयुक्त रूप से बोत्सवाना के प्रोफेसर बोंटले माबोंगबे एवं निमहांस को भी दिया गया, यानी दोनों को दिया गया। कहाँ है? तो बोत्सवाना के प्रोफेसर बोंटले माबोंगबे है, उन्हें दिया गया है। निमहांस को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए WHO के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह दिया गया। जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का जो हेड है, यानी कि उसके प्रेसिडेंट है, कौन है? ये टेड्रोस घेब्रेयेसस है ये। और ये जो अफ्रीका के जो WHO के बनने वाले पहले महानिदेशक है, ये भी ध्यान रखना है। अफ्रीका के WHO के पहले महानिदेशक बनने वाले हैं कौन? टेड्रोस घेब्रेयेसस। ठीक है, इसमें सारे कथन क्या है? तो सही सही दिया गया है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस को साल 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये हमने आपको देख लिया। इसमें कह रहा है WHO ने दिया, और इस पुरस्कार को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा में यह दिया गया था। यह पुरस्कार उन लोगों, संस्थानों और सरकारी या गैर सरकारी संगठन को दिया जाता है जिन्होंने स्वास्थ्य संवर्धन में अहम योगदान प्रदान किया हो। और 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे स्थापित किया था, ये ध्यान रखना है। कब? 2019 में। अब हम आगे बढ़ते हैं। 12 फरवरी 2024 को भारत के मैया बंदरगाह जो पश्चिम बंगाल में है, पूछ सकता है क्वेश्चन, कहाँ मैया बंदरगाह? तो पश्चिम बंगाल में है। और हल्दिया बंदरगाह भी कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में ही है। और किस देश के सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच जहाज़ों की पहली परीक्षण आवाजाही शुरू की गई? ठीक है, द फर्स्ट ट्रायल मूवमेंट ऑफ शिप्स वाज स्टार्टेड बिटवीन इंडियाज माया पोर्ट इन वेस्ट बंगाल एंड सुल्तानगंज पोर्ट ऑफ विच कंट्री ऑन 12 फरवरी 2024। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। और क्या? बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं कि श्री शांतनु ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के मैया आइलैंड कस्टम पोस्ट से बांग्लादेश के सुल्तानगंज बंदरगाह के लिए मालवाहक जहाज़ों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भारत के मैया बंदरगाह से बांग्लादेश के सुल्तानगंज बंदरगाह तक मैया अरिचा मार्ग पर पत्थर ले जाने वाले जहाज़ों का पहला परीक्षण आज सफलतापूर्वक किया गया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर ने पत्थर ले जाने वाले बांग्लादेश के झंडे वाले जहाज एमवी देश बांग्ला को पश्चिम बंगाल के मैया इनलैंड कस्टम पोर्ट से हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने इंटरनेट पर गुरुमुखी लिपि में टाइपिंग को बेहतर बनाने के लिए पुराण प्रणाली की शुरुआत किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी पंजाबी विश्वविद्यालय हो जाएगा। जानते हैं कि जो पंजाबी भाषा लिखी जाती है कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो यह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, इसको याद रखना है। ठीक है, और देख सकते हैं इंटरनेट पर गुरुमुखी लिपि में टाइपिंग को बेहतर बनाने के लिए पंजाबी विश्वविद्यालय ने पुराण प्रणाली की शुरुआत किया है। पंजाबी विश्वविद्यालय पंजाब के पटियाला शहर में स्थित है और इसकी स्थापना कब होती है? 1962 में होती है। और यह दुनिया का दूसरा ऐसा विश्वविद्यालय जिसका नाम किसी भाषा के नाम पर रखा गया है, ये ध्यान रखना है। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है और यह लिपि भारतीय लिपियों के परिवार की सदस्य है और यह बाएं से दाएं तक ही, जैसा कि हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं बाएं से दाएं, वैसा ही लिखा जाता है, जबकि खरोष्टी लिपि में दाएं से बाएं लिखा जाता है। गुरुमुखी लिपि में 41 अक्षर और वर्णमाला के साथ साथ 10 स्वर संशोधक भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि 12 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया है? तो इसका आंसर देहरादून हो जाएगा। तो जानते हैं कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं 4 स्टार आर्मी जनरल होते हैं। ठीक है, 4 स्टार होते हैं और ये सबसे पहला कौन बनाया गया था? तो लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को बनाया गया था, जो अभी शहीद हो चुके हैं। ठीक है, और उन्हीं की स्मृति में राजनाथ सिंह के द्वारा इस तरह से अनावरण किया गया। उनकी प्रतिमा को कहाँ पे? देहरादून में किया गया। अभी वर्तमान में जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, वो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। ये क्या है? अभी वर्तमान में सेकंड सीडीएस है, जो सेकंड सीडीएस है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और ये मिलिट्री एडवाइजर होते हैं, ये ध्यान रखना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून के टोन्स ब्रिज स्कूल में भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। और देख सकते हैं इसका मकसद क्या है? तो सशस्त्र बलों की वीरता की कहानियां बच्चों तक पहुंचाना और उनमें देशभक्ति और समर्पण की भावना पैदा करना, ताकि बहुत सारे युवा इसमें शामिल हो सके। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले जनरल भी थे। और 30 दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत को सीडीएस नियुक्त किया गया था और 2019 में ही सीडीएस पद की है जो घोषणा की गई थी, सीडीएस पद बनाया गया था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 12 अन्य सैन्य कर्मियों के भी साथ में ये शहीद हो जाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है। तो भारत ने अपने नव उन्वेषी आई रास्ते प्रोजेक्ट के लिए एआई संचालित सरकारी सेवाएं श्रेणी में प्रतिष्ठित 9वां गॉवटेक पुरस्कार हासिल किया है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। और दुबई ने विश्व गवर्नमेंट समिट 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी शुरू करने के लिए समझौते पर भी हस्ताक्षर किया। किसने? तो दुबई ने किया है, दुबई ने। और इस पहल का मुख्य आकर्षण जॉबी एविएशन S4 एक नवाचारी विमान है जिसमें एक पायलट सहित 4 यात्री आराम से उड़ान भर सकेंगे। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है। मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि दुबई ने विश्व गवर्नमेंट समिट 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौतों पर भी हस्ताक्षर किया है। और भारत ने अपने आई रास्ते प्रोजेक्ट, आपसे पूछ सकता है कि आई रास्ते प्रोजेक्ट क्या है? तो भारत के द्वारा शुरू किया गया एआई संचालित सरकारी सेवाएं श्रेणी में प्रतिष्ठित 9वां गॉवटेक पुरस्कार हासिल किया है। तो इंडिया वोन द प्रेस्टिजियस 9th गॉवटेक अवार्ड इन द एआई पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज कैटेगरी फॉर इट्स इनोवेटिव आई रास्ते प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें ऑल ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। तो वर्ल्ड करा विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन भविष्य की सरकारों को आकार देना। ठीक है, इसका थीम क्या है? ये थीम आपको याद रखना है कि भविष्य की सरकारों को आकार देना, यानी शेपिंग टू द फ्यूचर गवर्नमेंट इसका थीम है, के तहत किया गया। और इस सम्मेलन में दुनिया भर की सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विचार नेताओं और निजी क्षेत्र के नेताओं ने भी भाग लिया। और इसके जरिए सरकारों को भविष्य की चुनौतियों के लिए अभिनव समाधानों की पहचान करना में मदद की गई।
ठीक है, इसमें अगली पीढ़ी की सरकार है उसको प्रेरित और उसको सशक्त बनाने का इसमें प्रयास किया जा रहा है। नवीन दृष्टिकोणों और प्रौद्योगिकियों का कुशलतापूर्वक लाभ उठाते हुए समाधान की पहचान करना और जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाली समस्या का भी समाधान करना। जानते हैं कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन की स्थापना कब होती है? 2013 में होती है। यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दुबई के शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने किया था। इस सम्मेलन में चैथम हाउस नियम के तहत गोलमेज प्रारूप में सत्र आयोजित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका स्थापना कब होता है? 2013 में। और उसकी स्थापना कौन करता है? यूएई के राष्ट्रपति है जो उसको स्थापना करता है। कृषि वानिकी यानी कि एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री यानी एग्री फॉरेस्ट्री के माध्यम से बंजर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए एवं उनका जीर्णोद्धार करने के लिए किस किस संस्था या मंत्रालय द्वारा ग्रो पहल की शुरुआत की गई? यानी विच ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द ग्रो इनिशिएटिव टू ग्रीन एंड रीस्टोर बैरन लैंड्स थ्रू एग्रो फॉरेस्ट्री? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग हो जाएगा। नीति आयोग। जानते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसके पहले प्लानिंग कमीशन जो 5 साल के जो एक विकसित रूप से मॉडल पे काम कर रही थी, लेकिन ये है जो इस तरह से विजन अपना मकसद चेंज किया है और इसका क्या मोदी गवर्नमेंट ने नीति आयोग की स्थापना करता है और रिप्लेस कर देता है किसको? तो ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। अब जानते हैं कि जो बंजर भूमि को उस तरह से ज़्यादा हरा भरा बनाने के लिए एक और पहल यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्या कॉम्बेशन ऑफ क्या डिजर्टिफिकेशन यानी यूएनसीसीडी की स्थापना की जाती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये बॉन जर्मनी में है। कहाँ? बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वैसे जमीन जो बंजर होते जा रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उसको बंजर से हटाना है और उसका उपयोग करना है खेती में, कृषि में और भी अन्य, उसको हरा भरा बनाना है। इसको याद रखना है। उसकी स्थापना कब होती है? 1994 में होती है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन इसका क्या है? फुल फॉर्म है। इसको याद रखना है। यहाँ देख सकते हैं कि नीति आयोग ने बंजर भूमि की हरियाली और बहाली के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट यानी ग्रो पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य है कि पूरे भारत में पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ भूमि उपयोग के प्रयासों में बढ़ावा देना है। उसके नेतृत्व में रिपोर्ट में भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी प्रथाओं की उपयुक्तता को मूल्यांकन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और GIS तकनीकों का इस्तेमाल भी किया गया। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काजी नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया है? तो किसके द्वारा? यह असम के द्वारा किया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि असम डिजिग्नेट्स काजी नींबू एज द ऑफिशियल स्टेट फ्रूट। तो असम राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह काजी नींबू जो साइट्रस लिमोन है, जिसे अद्वितीय नींबू की किस्म है, उसे राजफल घोषित किया है। जानते हैं कि इसमें विटामिन सी पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। असम राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर काजी नींबू को क्या किया है? तो इसके लिए अद्वितीय नींबू की एक किस्म को राज्यफल घोषित किया है। इसको याद रखना है। 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर BAPS मंदिर का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस वस्तुकला शैली में है जो किया गया है? तो जानते हैं कि 3 तरह के प्रमुख भारत में शैली है जो मंदिर को निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में क्या साउथ इंडिया में क्या द्रविड़ शैली साउथ इंडिया, और ये क्या नॉर्थ इंडिया, और ये क्या है? तो सेंट्रल इंडिया, यानी नॉर्थ प्लस साउथ के बीच में सेंट्रल इंडिया में इसका है जो स्थापना देखने को मिलता है। कहाँ? बेसर शैली में। और मुख्य रूप से जो ऐसा मंदिर बनाया गया है ये कहाँ पे? ये नागर शैली में ही बनाया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से जो मंदिर बनाया जाता है ये नागर शैली की प्रमुख पहचान है। इस तरह से लंबा करके ऊपर है जो इस तरह से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 फरवरी 2024 को अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर BAPS मंदिर का उद्घाटन किया। और यह मंदिर कहाँ? तो नागर वास्तुकला शैली में बना है। ठीक है, और इस मंदिर को बनाने में उत्तरी राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर और इटली के संगमरमर का इस्तेमाल भी किया गया है। इसका निर्माण कब होता है? 2019 में शुरू होता है और इसे बनाने में 700 करोड़ रुपये का खर्च भी आया है। मंदिर को बनाने में 18 लाख ईंट, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लें। और मंदिर के प्रवेश द्वार में 8 मूर्ति हैं जो सनातन धर्म के 8 मूल्यों का भी प्रतीक को यह दर्शाता है। और मंदिर के MP थिएटर को बनारस घाट के आकार में बनाया गया, बनारस के घाट के आकार में बनाया गया। और मंदिर की दीवार पर घोड़े और ऊंट जैसे जानवरों की नक्काशी भी की गई जो यूनाइटेड अरब अमीरात का प्रतीक करता है, उसका है जो चिन्हित करता है।
भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश के जंग फ्राउजोच आइस पैलेस में एक स्मारक पट्टिका से सम्मानित किया गया? तो कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में किया गया। अब जानते हैं कि नीरज चोपड़ा कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये जैवलिन फेंकते हैं, यानी कि जैवलिन थ्रो करते हैं, जिस कारण से 7 अगस्त को इनके द्वारा है जो पेरिस, क्या इसके पहले जो ओलंपिक हुआ था 7 अगस्त में, ठीक है, उसमें क्या हुआ था? भाला फेंक में क्या हुआ था? तो भाला फेंक में 7 अगस्त को ही भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता गया था, जिस कारण से इनका है जो उस तरह से इनके, ठीक है, विनिंग यानी कि विनिंग सिचुएशन के आधार पे इनका है जो 7 अगस्त को विश्व भाला दिवस मनाया गया, यानी कि विश्व भाला फेंक दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस है जो मनाए जाने की घोषणा की गई थी भारत सरकार के द्वारा, इसको ध्यान रखना है। तो ये देख सकते हैं, ये नीरज चोपड़ा है और स्विट्जरलैंड ने दिया इनको बड़ा सम्मान, इस तरह से एक पोर्टल बनाया गया, इस तरह से एक पट्टिका बनाया गया। साथ में फिर क्या हुआ कि इनके बदले में नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड सरकार को एक भाला गिफ्ट भी किया था, ठीक है। नीरज चोपड़ा को प्राप्त हुए अन्य राष्ट्रीय सम्मान जैसे कि अब तक कुल 5 विभिन्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2018 में अर्जुन अवार्ड, 2020 में गणतंत्र दिवस सम्मान, 21 में विशिष्ट सेवा दल सम्मान, 2023 में परम विशिष्ट सेवा मेडल यानी PVSM भी दिया गया है, ठीक है। परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया, आर्मी में दिया जाता है। और 2024 में क्या? पद्म श्री भी इसमें इनको दिया गया है। भारत के एथलीट है नीरज चोपड़ा, जिन्हें स्विट्जरलैंड के जंग फ्राउजोक में मशहूर आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया। और भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा वर्तमान में भाला फेंक में ओलंपिक और विश्व चैंपियन भी हैं। और इस आइस प्लेस में कई और स्टार खिलाड़ियों की भी पट्टिका लगी हुई है, जैसे कि स्विट्जरलैंड पर्यटन ने उन्हें सम्मानित किया और नीरज चोपड़ा ने इस स्मारक पट्टिका का अनावरण भी किया। स्विट्जरलैंड पर्यटन ने चोपड़ा की शानदार उपलब्धि की काफ़ी प्रशंसा करते हुए एथलीट का स्वागत किया है। और इन्हें जानते हैं कि जंग फ्राउजोक क्या है? तो यूरोप का शिखर है, यह यूरोप का माउंटेन है। नीरज अब फेडरर और माइकल रॉय के क्लब में शामिल हुआ। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर, ये कहाँ के हैं? तो ये महान टेनिस खिलाड़ी स्विट्जरलैंड के हैं, जिन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है। और गोल्फर रोरी माइकल रॉ जैसे स्टार खिलाड़ी में शामिल हो गए, जिनकी इस आइस पैलेस में ऐसी स्मारक पट्टिका पूर्व में लगाई जा चुकी है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या तो रोजर फेडरर या रोरी माइकल रॉय किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खेलते हैं, माइकल रॉय गोल्फर। और ये पूछ सकता है कि क्या स्विट्जरलैंड में उन्हें यह पट्टिका में शामिल करने वाले पहले है जो बने हैं? तो ये पहले नहीं, तीसरे नंबर के बने हैं, इसको भी ध्यान रखना है। और ये पहले भारतीय हैं, ये याद रखना है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब भारत को हराकर किस देश ने अपने नाम किया है? तो ऐसा खेल जिसमें 19 वर्ष या 19 वर्ष से कम के जो खिलाड़ी होते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। जैसे इसमें देख सकते हैं, इसमें भारत को हरा करके किस देश ने अपने नाम किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 पुरुष में हरा दिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने इस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 को जीता। उसी टाइम क्या हुआ था, उसके पहले जो मेन वर्ल्ड कप होता है 2024 का 2023 में हुआ था, जो भारत में आयोजित किया गया था, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने ही भारत के पुरुष क्रिकेट टीम को भी हराया था, ठीक है। अब हम और इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका के क्वेन मफाका को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया था, इसको याद रखना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1988, 2002 और 2010 में भी यह खिताब जीता है। 12 फरवरी 2024 को भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई रुपे कार्ड सेवा किन 2 देशों में लॉन्च किया गया? किन देशों में लॉन्च किया गया है? तो मॉरिशस और श्रीलंका में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? तो मॉरिशस और श्रीलंका में यह लॉन्च किया गया, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले हमने आपको कई बार बताया है कि यूपीआई की स्थापना कब होती है? तो 2016 में, जबकि एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? तो एनपीसीआई की स्थापना 2008 में की जाती है और एनपीसीआई के अंदर ही सारे पेमेंट रेगुलेट किए जाते हैं। देख सकते हैं किस तरह से, कहाँ तो मॉरिशस और कहाँ श्रीलंका में ऐसा किया गया है। भारत की प्रमुख तत्काल भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस रुपे कार्ड के साथ है जो श्रीलंका और मॉरिशस में पेश किया गया, ठीक है, इसको याद रखना है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन? प्रविंद्र जगनेंद्रनाथ हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। इसका मकसद क्या रहेगा? इसका मकसद ये रहेगा कि कोई भी ऐसे भारतीय नागरिक है वो जाते हैं मॉरिशस या फिर मालदीव जाते हैं या फिर उस तरह से श्रीलंका जाते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ पे पेमेंट करने में उनको पहले असुविधा होती थी। अब क्या करेंगे, जैसे कि इंडिया में पेमेंट करते हैं यूपीआई पे स्कैन करके, वैसे भी पेमेंट वहाँ कर सकेंगे। और याद रखना है कि श्रीलंका ने है जो फ़ोनपे को भी लॉन्च किया है। फ़ोनपे यूपीआई भी वहाँ पे फ़ोनपे भी स्टार्ट हो गया है। कहाँ पे? श्रीलंका में।
ठीक है। सैफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि भारत और बांग्लादेश दोनों को सम्मिलित रूप से है जो इसमें विजेता घोषित किया गया है। किसमें? तो ये महिला अंडर 19 चैंपियनशिप सैफ में। ठीक है। और ये क्या है? एक फुटबॉल प्रतियोगिता है जो फरवरी 2024 में हुआ, ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया। और यह कौन सा था? 5वां था जो ढाका बांग्लादेश में हुआ। इसमें 4 टीम भाग लिया, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, और उसमें टोटल मैच 7 खेला गया। ठीक है। खिताब विजेता बांग्लादेश और भारत दोनों संयुक्त रूप से इसका विजेता बन रहा है। ठीक है। शीर्ष स्कोरर मोसम्मत सगोरिका जो बांग्लादेश का है, पूजा भारत के और शिवानी देवी भारत के, प्रत्येक 4-4 गोल किया। और बांग्लादेश ने चौथी बार जबकि भारत ने दूसरी बार खिताब को इसको जीता है, याद रखना है। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। इसको आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि इस तरह से क्या हाइपर वेलोसिटी लूप है जिसको विस्तार सुरंग परीक्षण के लिए किया गया है। इसका नाम रखा गया क्या? S2 रखा गया है, और इसे जिगर ठंडा के नाम से भी जाना जाता है, जिगर ठंडा, इसको ध्यान रखना है। और यह सुविधा 24 मीटर लंबी है। कितनी? तो 24 मीटर लंबी है, और इसे एरोनॉटिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इसको 3 साल में बनाया गया। इसके सहयोग से यह 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ान भरने में यह सक्षम है, याद रखना है। और यह वायुमंडल में प्रवेश के दौरान सामने आने वाली हाइपरसोनिक स्थितियों का भी अनुकरण करता है। इसरो और DRDO के मिशनों के लिए टेस्ट किए जा सकते हैं, और इस सुविधा से भारत को उन्नत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी और प्रणालियों के विकसित करने में भी मदद मिलेगी। और इस सुविधा से भारत को उन्नत हाइपरसोनिक परीक्षण क्षमता वाले देशों में शामिल किया गया है। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि 6 फरवरी 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी द्वारा भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय के आधारशिला कहाँ रखा गया? तो ये हैदराबाद। और हैदराबाद में कौन सा है जो म्यूजियम है, संग्रहालय है उसमें? तो सलारगंज, क्या? सलारजंग है, सलारजंग है। देख सकते हैं कि कहाँ पे? तो ये किशन रेड्डी ने, अभी कौन है केंद्रीय संस्कृति मंत्री? किशन रेड्डी ने फरवरी 2024 में हैदराबाद के सलारजंग संग्रहालय में भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी है। और इस संग्रहालय को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब होती है? 1861 में होती है। उसके पहले DG कौन बनते हैं? तो कनिंघम बनते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इसको याद रखना है। इसमें विभिन्न भाषा और कालखंडों के करीब 1 लाख प्राचीन शिलालेख रखे जाएंगे, और इस संग्रहालय में मल्टीमीडिया प्रतिष्ठानों का इस्तेमाल करके लेखन, लिपि और भाषा के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। यह संग्रहालय राष्ट्र की कहानी बताने वाले शिलालेखों की अमूल्य विरासत को संरक्षित करने और प्रदर्शित करने में है जो मदद करेगा। ठीक है। इस संग्रहालय में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, इसके लिए फेमस है। 2024 को भारतीय नौसेना ने कौन से वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इसका नाम याद रखना है कि नौसैनिक नागरिकों का वर्ष, नौसैनिक नागरिकों का वर्ष के रूप में किया गया, यानी कि नेवी सिविलियन ईयर के रूप में इसे चिन्हित किया है। तो भारतीय नौसेना ने नागरिक मानव संसाधन प्रबंधन के सभी पहलुओं को समाधान करने के क्रम में 2024 को नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में चिन्हित किया है, घोषित किया है। ऐसा भारतीय नौसेना ने नागरिक मानव संसाधन प्रबंधन में नौसेना के असैन्य लोगों के प्रशासन, दक्षता और कल्याण में होने वाले सुधार को ध्यान में रखकर किया है। ठीक है, इसको ध्यान में देख सकते हैं कि इस तरह से बहुत सारे वैसे जो नेवी से जुड़े हुए हैं, लेकिन उस तरह से पूरी तरह से वो है जो पूरी तरह फील्ड लेवल पे काम नहीं करते, इस तरह से काम करते हैं जो छिपे हुए हैं या उस तरह से सिविलियन जॉब है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रयास किया गया है नेवी के द्वारा। फरवरी 2024 में किस देश में एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI की औपचारिक रूप से घोषणा की गई थी? तो फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा। और जानते हैं कि जब गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आते हैं, कहाँ? भारत आते हैं, तो जब वो जयपुर की यात्रा करते हैं तो उस समय वो चाय के दुकान पर इस तरह से जो फोटो भी वायरल हो रहा था, उसमें क्या करता है, स्कैन करके UPI स्कैन करके पेमेंट करते हैं, तब इससे जानते हैं कि फ्रांस के द्वारा भी इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो UPI को औपचारिक रूप से पेरिस के कहाँ? एफिल टावर, पेरिस के एफिल टावर में लॉन्च किया गया, और फ्रांस में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में UPI को औपचारिक रूप से इसमें लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो ओल्जास बेक्टनोव ये क्या है, तो कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं कौन, बेक्टनोव, ये कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री नए बने हैं। और जबकि अलेक्जेंडर स्टूब क्या है, अलेक्जेंडर स्टूब ये प्रेसिडेंट बने हैं कहाँ के, ये फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं, फिनलैंड के प्रेसिडेंट। जबकि अरविंद पनागड़िया जानते हैं कि ये 16वां वित्त कमीशन के ये क्या है, तो ये बनाए गए हैं, चेयरमैन बनाए गए, 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बनाए गए हैं। इसके पहले जो 15वां जो वित्त कमीशन है, वित्त आयोग था, उसका चेयरमैन कौन था, तो ये इसको याद रखना है। 15th का कौन था, चेयरमैन कौन था, एन के सिंह, यानी कि नंद किशोर सिंह थे, नंद किशोर सिंह। ठीक है, इसको याद रखना है। और फाइनेंस कमीशन का जिक्र जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एक आर्टिकल 280 में इसका जिक्र दिया गया है। तो इसमें तीनों का तीनों कथन इसमें जो मिलान दिया गया वो सही सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो इसका आंसर जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य के द्वारा अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल है जो पास कर दिया गया है। ठीक है, जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 44 में क्या है, एक डीपीएसपी है, यानी कि राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि उस पर यह कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। उत्तराखंड विधानसभा ने 7 फरवरी 2024 को यूनिफॉर्म सिविल कोड को पारित किया। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने इस पर मंजूरी दी और उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इसके लागू होने के बाद क्या होगा कि उत्तराखंड में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशन को नियंत्रित किया जाएगा और इसके साथ ही राज्य में अब पिछले सभी निजी कानून भी खत्म हो जाएंगे। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पहले से ही यूसीसी लागू है और गोवा में पुर्तगालियों ने कब, तो 1867 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। गोवा में सभी धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ग के लोगों के लिए शादी, तलाक और उत्तराधिकार के कानून क्या है, तो उस तरह से समान रूप से कार्य करेंगे, ये इसका मुख्य मकसद है। भारत सरकार के द्वारा भी ऐसा, भारत में भी ऐसा मांग उठता आ रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए, लेकिन इस तरह से बहुत सारे विरोध को देखते हुए है जो अभी भारत सरकार के द्वारा ऐसा प्रयास नहीं किया गया है। 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक पहले बिमस्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। जानते हैं कि बिमस्टेक क्या है, तो बिमस्टेक में 7 प्रमुख देश है और उसमें बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है और ये बे ऑफ बंगाल के आसपास के क्षेत्र के है जो समीप देश हैं उसी को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें इसमें पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान को छोड़ करके इसमें क्या है, बांग्लादेश है, भूटान है, क्या इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, थाईलैंड हो गया। ठीक है, इसमें 7 प्रमुख देशों को इसमें शामिल किया गया है। और बिमस्टेक की स्थापना कब होती है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके पहले हमने बिमस्टेक के बारे में बहुत तरह से अच्छी तरह से इसको जानकारी दिया है और कहीं भी आगे मिलेगा तो उसको भी बता सकते हैं। ठीक है, तो पहले बिमस्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 6 से 9 फरवरी 2024 के बीच नई दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया और ये ढांचे के तहत आयोजित होने वाला पहला खेल आयोजन भी यह किया गया। इस चैंपियनशिप में तैराकी, वाटर पोलो, डाइविंग जैसी 3 खेलों को स्पर्धा को आयोजित किया गया। इसमें 20 साल से कम उम्र के एथलीट ने भाग लिया था और इस आयोजन में 7 बिमस्टेक सदस्य देश कौन कौन है, तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसमें याद रखना श्रीलंका भी है और थाईलैंड भी इसमें शामिल है। इसमें मालदीव शामिल नहीं है, ना ही पाकिस्तान शामिल है, इसको ध्यान रखना है। इस आयोजन का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किसने, अनुराग सिंह ठाकुर अभी उस समय थे, लेकिन अभी क्या है, तो अभी कौन है, तो अभी मनसुख मंडाविया केंद्रीय खेल मंत्री हैं, इसको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में चौथे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान भारत में बिमस्टेक युवा जल खेल प्रतियोगिता का आयोजित करने का भी घोषणा किया था। कब, 2018 में। सोते हुए ध्रुवीय भालू पोलर बियर की तस्वीर के लिए निम्नलिखित में से किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड प्रदान किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीमा सरीखानी। नीमा सरीखानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड फॉर हिज फोटोग्राफ ऑफ ए स्लीपिंग पोलर बियर, तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नीमा सरीखानी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से एकदम शांति से सो रहा है और ये कहाँ पे देखा गया, ऐसा नॉर्वे में देखा गया, नॉर्वे में देखा गया। सोते हुए ध्रुवीय भालू की तस्वीर आइस बेड, इसको आइस बेड कहा गया, इसके लिए ब्रिटिश फोटोग्राफर नीमा सरीखानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया। यह तस्वीर नॉर्वे के स्वालवार्ड द्वीप समूह के पास ली गई थी। इसमें एक युवा ध्रुवीय भालू को बर्फ में बने बिस्तर पर सोते हुए दिखाया गया और इस तस्वीर को देखने वाले कई लोगों में गहरी भावनाएं भी जगी है। देख सकते हैं किस तरह से आपको भी ऐसा कुछ इमोशन क्रिएट हो सकता है।
इस तस्वीर ने जलवायु परिवर्तन और आवास हानि के हानिकारक प्रभावों पर भी ध्यान आकर्षित किया और इस तस्वीर को लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में भी प्रदर्शित किया गया था। काफ़ी है जो इनोसेंट लग रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। फरवरी 2024 में स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर थीम पर आधारित 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया, इसको ध्यान रखना है। ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी इंडियन ओशन के आसपास के क्षेत्रों का है जो प्रमुख रूप से सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य ये लक्ष्य है और उसमें किस तरह से ट्रेड को है जो सुचारू रूप से चलाया जाए इसके लिए इसका मुख्य मकसद भी है। और इसके बारे में जानते हैं कि इसकी जो इसमें टोटल सदस्य कितना है, इसमें टोटल 23 सदस्य है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देख सकते हैं कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे 2024 फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया और इस सम्मेलन का आयोजन स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर थीम से शुरुआत किया गया। इस सम्मेलन में हिंद महासागर क्षेत्र के 30 से ज़्यादा देशों के मंत्री और राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुआ और भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसमें किया और इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भी किया था। इस सम्मेलन के बारे में जानते हैं कि इस सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और भारतीय फाउंडेशन ने इस बार मिलकर किया था और इसमें समुद्री जलवायु और रणनीतिक चुनौतियों का भी सामूहिक रूप से समाधान करने पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब होता है? 2016 में कहाँ? सिंगापुर में आयोजित किया गया और छठा संस्करण इसके पहले कहाँ हुआ था? 2023 में बांग्लादेश की राजधानी कहाँ? ढाका में इसमें किया गया था। हिंद महासागर सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए है आयोजित किया जाता है, इसको याद रखना है। इसलिए इसका नाम पड़ा है क्या? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इसमें टोटल देश कितने हैं? तो टोटल 23 सदस्य इसमें शामिल है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसके सहयोग से नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ यानी नीतिश उपकरण विकसित किया है? नीतिश डिवाइस किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? आईआईटी पटना के द्वारा यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना के द्वारा नीतिश डिवाइस को डिजास्टर से बचाने के लिए उसके अर्ली वार्निंग्स के लिए इसका प्रयोग किया गया, इसके लिए बनाया गया। तो नीतीश यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री भी है नीतीश कुमार और उसी के नाम पे और उसी तरह से एक थोड़ा सा डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसमें सुरक्षा कवच इस तरह से देखे गए हैं, बनाए गए हैं। तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना कब होती है? तो जैसे ही एनडीएमए की स्थापना होती है यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का स्थापना होता है 2005 में, तो भारत सरकार के द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाता है कि राज्य सरकारों के लिए भी राज्य सरकारों के द्वारा भी ऐसा एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बनाया जाए। वैसा ही सारे राज्य भी बनाया जैसे कि बिहार ने बनाया 2005 में। BSDMA ने नीतिश यानी कि नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स यानी नीतिश का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, बीपीएससी का एग्जाम है तो, ठीक है। डिवाइस लॉन्च किया है जो किसानों और जनता को समय पर अलर्ट प्रदान करने के लिए अभिकल्पित एक अभिनव लॉकेट और पेडेंट आकार की तकनीक है और यह तकनीक विशेष रूप से तड़ित यानी कि लाइटनिंग, बाढ़, ग्रीष्म लहर, हीट वेव्स और कोल्ड वेव्स को है जो लक्षित करता है, उसको टारगेट करता है। और यह पहल आकाशीय बिजली गिरने और फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ के कारण होने वाले किसानों की मौतों को ध्यान में रखते हुए भी शुरू किया गया था, जिसमें जीवन बचाने में डिवाइस की भूमिका पर जोर दिया गया था। नीतिश डिवाइस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना के द्वारा बनाया गया है और यह उपकरण बिहार मौसम विज्ञान सेवा केंद्र बिहार मेट्रोलॉजिकल सर्विस सेंटर से संबंध है जो वास्तविक समय और रियल टाइम और सटीक मौसम संबंध अलर्ट सुनिश्चित करती है। नीतिश डिवाइस आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधे घंटे पहले अपने उपयोगकर्ता को यह सूचित करता है। पेडेंट शरीर की उष्मा से चार्ज होगा और यह डिवाइस 3 तरह से अलर्ट जारी करेगा। सबसे पहले यह ध्वनि संदेश भेजेगा, इसके बाद इसका रंग हरे से लाल हो जाएगा और अंत में यह डिवाइस तब तक गर्म होता रहेगा जब तक उसका उपयोगकर्ता इसे बंद नहीं कर देता। इस तरह से ऐसा नीतिश डिवाइस बनाया गया है इस आकार का, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 10 फरवरी 2024 को किस शहर में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पे? तो ये नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रपति ने किसने कहाँ पे उद्घाटन किया? नई दिल्ली में आयोजन किया था। इसमें है जो आदि महोत्सव के माध्यम से आदिवासी परंपरा, संस्कृति और गौरव का प्रतिनिधित्व करता है, इसके बारे में ऐसा बताया गया है, ठीक है। पृथ्वी का वातावरण के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन इकोसिस्टम यानी पेस मिशन लॉन्च किया गया है? पेस मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह नासा के द्वारा पेस मिशन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। देख सकते हैं
कि नासा के प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड और महासागर पारिस्थितिकी तंत्र यानी पेस उपग्रह को स्पेसएक्स के द्वारा, किसके द्वारा, स्पेसएक्स के द्वारा 8 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया। ठीक है, इसको बस ये याद रखना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, और स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। पेस उपग्रह क्या है, एक पृथ्वी अवलोकन मिशन है जो नासा को महासागर, एरोसोल, बादलों और प्लवक के बीच संबंधों को समझने में मदद करेगा, और उपग्रह का महासागर रंग उपकरण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अत्याधिक लघु पशु अस्पताल टाटा ट्रस्ट के द्वारा किस शहर में शुरू किया गया। इंडियाज फर्स्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल हैज बीन स्टार्टेड बाय टाटा ट्रस्ट इन विच सिटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। जानते हैं अभी हाल ही में इन टाटा ट्रस्ट के मालिक जो थे कौन, रतन टाटा, उनकी अभी निधन हो चुके हैं। ठीक है, और उनके द्वारा ऐसा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए गए थे, जैसे आप देखें टाटा जो ताज है, होटल ताज है, वैसे बहुत सारे ताज के द्वारा बनाया गया था। और जानते हैं कि टिस्को, सबसे पहले टिस्को की स्थापना की जाती है, उसके बारे में जानते हैं 1807 में किया जाता है। किसके द्वारा, जमशेद जी टाटा के द्वारा किया जाता है। कहाँ पे, टाटा नगर जो जमशेदपुर में है। मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में टाटा ट्रस्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल मुंबई में बनाया गया। ठीक है, इसको बस ये याद रखना है। यह अस्पताल टाटा ट्रस्ट की पेट परियोजना का हिस्सा है, यानी पेट जो एनिमल होते हैं, पालतू एनिमल, उनके संरक्षण के लिए। और इसकी घोषणा कब होती है, 2017 में। रतन टाटा अपने घायल कुत्ते के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी अनुभव से प्रेरित होकर उन्होंने इस अस्पताल को बनवाया था। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में बताना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें देख सकते हैं विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होता है, तो दुबई में होता है, दुबई में। और इसमें भारत, तुर्की और कतर को इसमें सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया। और इस सम्मेलन का विषय क्या था, तो शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। इसमें हमने पहले आपको डिस्कशन किया है, तो ये स्टेटमेंट ये सारे दिए गए हैं, क्या है, तो ये सही दिए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं कि 12 से 14 फरवरी तक दुबई में होने वाले 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में भारत, तुर्की और कतर को सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया है। और शिखर सम्मेलन का विषय क्या है, तो भविष्य की सरकार को आकार देना, यानी शेपिंग टू द फ्यूचर गवर्नमेंट, जिसमें दुनिया भर से 25 से अधिक सरकार और राज्य प्रमुख भी इसमें भाग लेंगे। तुर्की, भारत और कतर के, तुर्की का नया नाम क्या बदल गया, तुर्कीये हो गया, ये भी ध्यान रखना है। तो तुर्कीये, भारत और कतर के प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व उनके संबंधित नेता के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जैसे तुर्की के से राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोगन, यानी कि अर्दोगन कौन है, तुर्की के राष्ट्रपति, और भारत से प्रधानमंत्री मोदी, और कतर से प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी। ठीक है, शिखर सम्मेलन के दौरान अतिथि देश अपने सफल सरकारी अनुभव और सर्वोत्तम विकासात्मक प्रथाओं का प्रतिनिधित्व करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है बता दिए। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई थी और उन्हें फिर रिहा भी कर दिया गया था, कतर के द्वारा। किसके द्वारा, कतर के द्वारा रिहा कर दिया गया। देख सकते हैं इस तरह से भारत के कतर में भारत के 8 जो प्रमुख जो पूर्व नौसैनिक उसमें थे, जो रिटायर्ड थे, उनको सजाए मौत देने का फैसला किया गया था कतर के द्वारा। लेकिन उसके बाद में फिर क्या होगा, उसको है जो बैक कर लिया गया कतर के द्वारा। और ये क्या कर रहे थे, तो इजराइल को खुफिया एजेंसी खुफिया जानकारी प्रदान कर रहे थे, ऐसा एलिगेशन है जो लगाया गया था इन पे। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है सेट नंबर 10 का करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 का। और जब यह करंट अफेयर्स आपने मार्केट से नहीं खरीदा है तो अभी भी आपके मार्केट में अवेलेबल होगा। कौन सा, इंग्लिश और हिंदी दोनों बुक मार्केट में अवेलेबल है, इसे आप खरीद सकते हैं। या आपका पीडीएफ जो आपको सेट नंबर 5 तक मिला है, उसके बाद जो सेट नंबर 1 से 5 से लेकर 10 तक आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। आप उसके लिए परेशान नहीं हो, हम समझ सकते हैं आपको परेशानी हो रही होगी थोड़ा सा ये पीडीएफ पढ़ने में, रिवाइज करने में, तो आपको जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, और आपको बिहार करंट अफेयर्स भी जल्द से जल्द आपको है जो मार्केट में लॉन्च किया जाएगा एडिटोरिया टीम के द्वारा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और इस पीडीएफ को पाने के लिए ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।